नमस्कार सरिता जी। आपका परिचय हमारा वन बंधु परिषद की महिला समिति से हुआ था। फिर आपने राष्ट्रीय महिला समिति में बहुत अच्छा काम किया। बेंगलोर में सार्वजनिक कार्य करते हुए माननीय श्याम जी की इच्छा थी कि बेंगलोर के अंदर आरोग्य का काम गति पकड़े। तो सब कार्यकर्ताओं के मध्य विचार हुआ और आपके नाम पर सहमति बनी। तो हम लोगों ने के आग्रह पर आपने वो का दायित्व स्वीकार किया और हमें इस बात की बहुत खुशी है कि हमारी अपेक्षा से भी अधिक आपने अपने दायित्व को निभाया। तो हम चाहते हैं कि इस प्रकार का व्यक्तित्व, इस प्रकार की प्रेरणा लोगों को भी मिले। तो आप अपने जीवन परिचय के बारे में कुछ बताएं। आपके जीवन की यात्रा, जीवन में आया उतार चढ़ाव, आपको जिन लोगों से प्रेरणा मिली, कुछ कटु अनुभव आए हो तो वो, और किस प्रकार से सफलतापूर्वक आप काम कर पा रहे हैं, इसके बारे में आप अपना बताएं। एकल प्रणाम। मैं सरिता बंसाली और मेरा जन्म स्थान बेंगलोर है। बचपन यहीं से पला बड़ा। एक सुंदर सी फैमिली, पूरे प्यार भरी फैमिली। मतलब कभी जाना ही नहीं कि जिंदगी में कोई तकलीफें आती है या कुछ होता है, जब तक कि मेरी शादी नहीं हुई। बहुत मस्त जिंदगी। और मैं ये जिंदगी का क्रेडिट हमेशा अपने पापा को देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पापा शुरू से ही बहुत ज्यादा दूरदर्शी और शांत स्वभाव एंड डिसीजन मेकिंग करते थे इमीडिएटली। मतलब डिले नहीं करते थे। उस चीज से मेरे को ये समझ में आया कि वक्त पे डिसीजन लिया हुआ का रिजल्ट अच्छा आता है, और अगर हम डिले करते तो वी पे फॉर द टाइम व्हाट वी हैव टेकन। और इसके अलावा मेरे पापा अपनी शादी के बाद, तो मुझे इंस्पिरेशन मिला कि उन्होंने बीकॉम शादी के बाद की, एलएलबी शादी के बाद की, बैंगलोर में विधानसभा में उन्होंने एग्जाम दिया और हर नए बिजनेस को उन्होंने ही शुरुआत दी। जैसे प्लास्टिक के घड़े बेंगलोर में, ही वाज द वन टू स्टार्ट इन कर्नाटका। और हमेशा दूरदर्शी तो थे ही। प्यार मोहब्बत, परिवार को कैसे मतलब एक प्यार से जीना चाहिए, उनके थ्रू मैंने सीखा। बच्चों से बहुत प्यार था हमारे साथ। जितने भी मेरे चाचा के परिवार भी साथ में रहते, उन्होंने क्या नहीं खेला, बैडमिंटन, क्रिकेट, चेस, कैरम बोर्ड, ताश, स्विमिंग, हर चीज हम लोगों को उन्होंने अपने साथ खिलाया और खेला है। सादा जीवन, बहुत सिंपल लिविंग। पिक्चरों का उनको बहुत ज्यादा शौक था। तो 1995 तक तो शायद कोई भी ऐसी पिक्चर नहीं होगी कि हमने नहीं देखी है। और उसके लिए उनका बस एक फोन कि मैं आज उस पिक्चर हॉल में मिलूंगा, आ जाना। एक बनाना खाते और वो पिक्चर में। सिंपल लाइफ की, और वही जिंदगी मैंने सीखी है। कभी भी डाउन टू अर्थ रहना उनसे सीखा है। फिर बिजनेस जब उन्होंने यहाँ किया, मतलब हर उम्र में कुछ सीखने की उनकी जो चाह थी। कन्नड़ भाषा नहीं आती थी, तो व्यापार में उनको जब चिट्ठियां कन्नड़ में आती थी, उन्होंने लोगों से जब कन्नड़ा पढ़वाई तो कुछ व्यापारी लोग जो थे गलत चिट्ठी पढ़ देते, गलत एड्रेस देते, तो उनको नुकसान होता। तो उन्होंने अपनी कन्नड़ भाषा भी लिखनी पढ़नी सीखी व्यापार की वजह से। और मतलब जिंदगी में पैसे का भी वैल्यू समझा। जैसे बिजनेस की टूरिंग करते थे तो ये सोचते थे कि एक पूरा कमरा लूंगा, 4 रुपया लगेगा तो मैं शेयर कर लूं। ऐसे करके अपनी जिंदगी को बहुत सुंदर तरीके से जिया। और वो ही शायद मैंने अपनाया, और मैं सिंपल उन्हीं के गुण मेरे में आ गए। इसके लिए मैं अपने पापा को तो बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और ऑन टाइम और मोटिवेशन के लिए मैं अपनी मम्मी को भी धन्यवाद देती हूँ। वो अपने जमाने में 6 स्टैंडर्ड पढ़ी हुई, बट वो पंजाब के आसपास रहने वाली थी, बहुत मेहनती। पंक्चुअलिटी तो इतनी ज्यादा कि उनके वक्त से कोई तैयार नहीं हुआ तो वो उसको छोड़ के निकल जाती थी। वो पंक्चुअलिटी मेरे में आएगी। तो दोनों का मैं बहुत भगवान का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझ में आया। पढ़ाई में मैं उतनी नहीं थी और मुझे मोटिवेशन नहीं मिला, तो मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ी। छोटी उम्र में शादी भी हो गई, 17वां साल में मेरी शादी भी हो गई थी। बट मस्त और बिंदास नेचर की वजह से ससुराल में भी बहुत प्यार, सबके साथ बहुत ही, मतलब आज भी इतना प्यार मिला। बट एक ही चीज थी कि मैंने हमेशा जिंदगी में यही सीखा कि मस्त रहो और आगे बढ़ो। मेरे हस्बैंड ने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया बेंगलोर में पहली बार, क्योंकि सिलीगुड़ी में पुराना बिजनेस पोटेंशियल नहीं था, उनको बहुत बिजनेस की लगन थी, तो जब यहाँ स्टार्ट किया तो शुरू के 18 साल मैंने इनको बिजनेस में सपोर्ट किया।
उनको लगा कि छोटी दुकानदारी की बिजनेस में एक एक रुपया भी अगर कोई चुरा ले जाए तो नुकसान होता है। तो वो एक मेरे ख्याल से हमारे समाज में उदाहरण हूँ मैं उस चीज के लिए। और मेरे ससुर जी का भी धन्यवाद दूंगी, उन्होंने परमिट किया। उनको मुझ पे विश्वास था। जब मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं सरिता को ऑफिस ले जाना चाहता हूँ, तो उन्होंने बोला कि अगर को समाज में कोई को ऑब्जेक्शन नहीं है तो मेरी तरफ से ऑब्जेक्शन नहीं है। उनकी ये सोच ही मुझे आगे बढ़ने में और सपोर्ट करी। चिकपेट में एक छोटी सी गली जहाँ पे कहने के लिए बोला जाए तो वो मैं आज भी याद करती हूँ, सामने यूरिनल्स और एक छोटी 8 फुट बाय 8 फुट की दुकान में मैं चेयर पे बैठती थी और रिटेल शॉप को संभालती थी। इनका महीने में 20-25 दिन टूरिंग रहता था। तो ये सब चीजें करते हुए आगे बढ़ी। और परिवार तो अच्छा था, 2 बेटे थे, सब कुछ था। और मेरे सबसे ज्यादा जो मुझे जिंदगी में सबसे ज्यादा जिससे प्यार है वो बच्चों से, अपने बच्चों से नहीं, हर बच्चों से। मैं ये सोचती हूँ कि अगर हम बच्चों में संस्कार डाल देते हैं तो ये नींव, जैसे बोलते हैं ना, पेड़ का बीज या नींव, वो अपने आप फल फूल के बड़ी हो जाती है। बचपन से अगर हम उनको संस्कार डाल दें, और यही संस्कार बच्चों में मैंने अपने बच्चों में भी डाला और जितने भी बच्चे हैं मैं सबको देती हूँ। तो छोटी छोटी चीजें जैसे कि लालबाग फ्लावर शो है, बड़ी चीजें मैं बिलीव नहीं करती, संस्कृति में बिलीव करती हूँ। उनको फ्लावर शो ले जाना हो, वर्कशॉप ले जाना हो, काइनेटिक में उनको जहां ले जाना लाना, सब कुछ किया। बिजनेस परिवार को संभालते साथ साथ बच्चों को भी संस्कार दिए। और इसके बाद में बीच में 5-7 साल थोड़ा सा ब्रेक लिया, फिर बच्चे भी बड़े हो गए और ऑफिस में काम करते करते कुछ कटु अनुभव भी आए। तो उनको भी आगे लेते लेते, मतलब कुछ स्टाफों की वजह से या जो भी समझ लो, हो सकता है कि मैं अपने आप को सही समझू, हो सकता है कहीं मेरी कोई कमजोरी रह गई हो, तो मुझे ऑफिस किन्हीं वजहों से छोड़ना पड़ा। और उन्हीं सालों में हमारा फैमिली पीहर का परिवार भी सेपरेट हुआ। तो एक बार के लिए, कुछ पलों के लिए या कुछ दिनों के लिए मैं एकदम खालीपन महसूस करने लगी। दोनों बच्चे भी बाहर पढ़ रहे थे, एक फॉरेन में था और एक दिल्ली में। तो वो उस वक्त मुझे नहीं मालूम था कि डिप्रेशन क्या होता है, लेकिन आज जब लोगों से सुनती हूँ तो समझ में आता है कि शायद मैं उस पीरियड में घुस चुकी थी, लेकिन तुरंत ही मैं निकल पाई, क्योंकि उन्हीं दिनों में मेरा एकल और एफटीएस से जुड़ना हुआ। तो नहीं तो जैसे सुबह 9 बजे ये ऑफिस निकलते, मैं खड़े खड़े आंखों से आंसू निकलते, मैं सोचती क्या है। तो मैं उस पीरियड से सच में बहुत जल्दी निकल पाई। और एफटीएस महिला समिति से जब जुड़ी तो सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं उस समिति की काफी औरतों को मेरी एक दूसरी फ्रेंड की वजह से जानती थी, तो मुझे उतना नयापन नहीं लगा। नहीं तो मैं नए लोगों से जल्दी से घुलती नहीं हूँ और घुलने के बाद छूटती नहीं हूँ। कॉलेज लाइफ मेरी बहुत मस्त रही। होम साइंस किया मैंने, 11 लड़कियों का ग्रुप था, उसमें 9 जात की लड़कियां थी। वो भी बहुत वेरी थी गुड, वेरी उल्लास गुड। सब जात की थी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, गुजराती, अग्रवाल, कन्नड़, तमिल, सब जात की थी। तो वो एक बहुत अच्छा वक्त रहा। चाहे मैंने 2 साल ही कॉलेज किया, लेकिन बहुत सुंदर वक्त रहा वो। तब तक शादी के शुरू के 18 साल तक मुझे कोई तकलीफ का पता ही नहीं चला। बीच के 5-7 साल बहुत ज्यादा स्ट्रगल पीरियड, इतना पर्सनली स्ट्रगल था, कोई फाइनेंशियली या वैसा कुछ नहीं, बट कुछ परिस्थितियों से मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। बट किया, स्ट्रगल करते करते एफटीएस में जुड़े हुए भी, उसके लिए भी मुझे स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि परिवार वालों को ये चीज समझ में नहीं आती थी कि मैं क्या करती हूँ, क्यों करती हूँ। बढ़ते बढ़ते बच्चों को भी नहीं पता। लेकिन एफटीएस को मैंने, शायद वही मेरी जिंदगी में था कि वो रास्ता मुझे अपने आप मिल गया। महिला समिति को आज इतने आगे तक हम लोग पहुंच गए। बीच में एक बार महिला समिति भी लड़खड़ाई थी, जहाँ पे हम सिर्फ 3 मेंबर रह गए थे, लेकिन तीनों के मन में एक था कि नहीं, कुछ वापस करना है, समिति को वापस शुरू करना है। तो हम तीनों की चाह से शुरुआत की। और ठीक है थी, मैं अकेले नहीं बोलूंगी, बट फिर भी मेहनत रंग लाई और आज हम लोग महिला समिति में 120 महिलाएं हैं। और फिर भी मैं सेटिस्फाइड नहीं थी, मुझे सच में और कुछ करना था। तो ये एकल आरोग्य की सच में बहुत बड़ी देन मुझे मिली, जो मैं, अब मुझे लगता है कि मैं सही रास्ते पे जा रही हूँ। मुझे गांव के अंदर तक जाना था। एकल विद्यालय में तो हम एक बार गांव जाते आ जाते, बट अंदरूनी गांव की परिस्थितियां नहीं समझ पाते थे। और मैं जब भी कुछ दुखी परेशान होती तो मैं तुरंत पहले 1-2 बार भगवान से शिकायत करी
फिर मेरे को लगा कि शायद उनको भी पता है कि मैं इस परिस्थिति को झेल सकती हूँ, इसीलिए मुझे ऐसी परिस्थितियां मिली है। तो मैंने शिकायत करनी छोड़ दी, तो उसके बाद मैं और स्ट्रांगली आगे बढ़ती गई। और आरोग्य में जुड़ने के बाद अब आपको भी मैंने एक बार कभी देखा, और भी कई लोग, पता नहीं मैं कब बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ के मुझे खुद नहीं पता चल रहा है। बट एक चीज है कि रिश्ता मेंटेन करती रही और लोगों को रास्ता दिखाती रही। मेरी साइड बोलने की आदत, मेरा इतना जुनून जो है, तो लोगों में वो जुनून नहीं है लेकिन एक चाह है। मेरी जुनूनियत को उनको एक रास्ता मिला और वो भी जुड़ते गए। तो आज अगर मैं बहुत अच्छे प्राउडली बोलूं तो एक कल का इधर उधर चारों तरफ सोचूं, मैं सोचती हूँ कि शायद मैं पूरे भारत में पहचानने जाने लगी हूँ। क्योंकि मुझे जिस पोस्ट में, एकल में पहले महिला समिति की प्रेसिडेंट, फिर जोनल चेयरपर्सन के रूप में चुना गया, राष्ट्रीय महिला समिति के साथ बहुत कुछ सीखने को मिला। और बैंगलोर चैप्टर भी उन दिनों में लड़खड़ाया हुआ था, बट मैं सबसे जुड़ी रही। तो वापस जब रमेश जी ने चैप्टर को संभाला, तो उसमें भी चाहे मैं अकेली रही, एनईसी में हो चाहे बैंगलोर कोई भी समिति की मीटिंग हो, मैं अकेली होती तो भी चली जाती थी। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट था कि लोगों को ये लगता था कि हाँ ये जरूर आएंगी और ये अटेंड करेंगी। ऐसे करते करते आरोग्य में आज हम जिस मुकाम पे पहुंचे हैं, अभी शुरुआत है, 1 साल हुआ है। जिस तरह से विद्यालय को बढ़ाया, उसी तरह से आरोग्य कर्नाटका को अगले 5 साल या 3 साल में उन्हीं ऊंचाइयों में पहुंचाना है, ताकि जो लोग एकल को जानते हैं, एकल विद्यालय के साथ साथ एकल आरोग्य कर्नाटका बैंगलोर के नाम से भी जाने कि ये एक अलग अलग मुकाम बनाया, अलग सोच के साथ आगे बढ़ा है। तो यही बता सकती हूँ। अब आप बताना चाहेंगे आपके जीवन में किन किन लोगों से आपको प्रेरणा मिली, जिन्होंने आपको प्रभावित किया या आपके जीवन की दिशा को बदला? एक्चुअली प्रेरणा तो मैं समझ नहीं पाती थी, बट मेरे को जो लोग अच्छे लगते थे, जैसे मैं इंदिरा गांधी एक औरत थी, तो मुझे एक इन्फ्लुएंस मिलता था कि देखो एक लेडी होके क्या कर सकती है। या कभी कभी कोई सेमिनार में जब मैं सामने कुर्सियों पे औरतों को बैठे हुए देखती, तो मेरे को लगता कि अरे यार कहाँ पहुंच गई, कैसे बात करती, कितनी स्मार्टनेस है, बस मन में ये आते रहता। फिर जैसे कि मिस वर्ल्ड और मिस इंडिया हुआ, तो लोगों को ऐश्वर्या राय पसंद आया। मुझे कभी कलर और कॉन्शियस नहीं था, मुझे पर्सनालिटी पे डिपेंड था। तो मुझे सुष्मिता सेन बहुत पसंद थी, मतलब मन था कि जिंदगी में एक बार उससे मिलूं। और टीवी सीरियल किसी न किसी एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को, कॉमेडी बिलीव नहीं करती थी। मुझे लगता है कि कोई भी चीज हो तो उसमें एक मोरल होना चाहिए। आप कोई काम कर रहे हो तो उसके पीछे उसका मोटिव क्या है, उसका रिजल्ट क्या है, इम्पैक्ट क्या होने वाला है, वो जरूरी है। बच्चों को भी अगर सिखाना है तो ये बताना कि ये क्यों करना चाहिए, सिर्फ एवं ही किसी से सुन लिया और कर लिया वो नहीं। और हर अब इंसान, आप मुझे लगा आने कि वाले समय के लिए विशेषकर महिलाओं के लिए कुछ संदेश देना चाहती हैं? मैं महिलाओं को यही बोलती हूँ, घर गृहस्थी संभालो, लेकिन इस तरीके से संभालो कि जैसे ही वक्त मिले इमीडिएटली आपको अपना रास्ता मिल जाए। तो रास्ते को चुनना शुरू कर दो। ये नहीं कि देख लेंगे कर लेंगे, देख ले करने के चक्कर में कभी कभी हमें रास्ता नहीं मिलता है। और एक ऐसा मुकाम आता है जब हमारे मन में खालीपन आ जाता है। ज्यादातर आजकल सभी को, जब उनके बच्चे पढ़ लिख लेते हैं 12वीं के बाद, 10वीं के बाद, वो अपने दोस्त यारों में, अपनी जिंदगी में बिजी हो जाते हैं। तो या तो अपनी किटी पार्टी में जाती है, बट उनको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, ये पक्की बात है। तो इसीलिए मैं औरतों से ज्यादा कोशिश करती हूँ उनमें उनके पैशन को जगाने की। उनको बोलती हूँ तुम्हें क्या पसंद है उस चीज में फोकस जरूर करो, जो भी है वो फोकस करो। ये मैं बार बार बोलती रहती हूँ, चाहे यंग हो ओल्ड हो, और हर उम्र में कुछ ना कुछ करने के लिए उनको मोटिवेट करती हूँ। यंगस्टर्स को तो बहुत ज्यादा करती हूँ, और यही चाहती हूँ कि अपना रास्ता चुनो, अच्छा, अभी से जरूर चुनो। आपका ग्रामीण क्षेत्र में हम्म, कार्य करने का काफी अनुभव है, गांवों से लगभग तक संपर्क रहा है। हाँ। भारत के ग्रामीण जीवन का उत्थान कैसे हो, गांवों का विकास कैसे हो, इसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? ग्रामीण जीवन का साउथ का तो काफी अच्छा लग रहा है, पढ़े लिखे हैं, मानते हैं कि ग्रामीण ग्रामीण होता है। बट मेरा कहने का, ग्रामीण के लिए मैं ये जरूर बोलूंगी कि उनको मतलब पढ़ाई लिखाई कराइए, उनको सेल्फ डिपेंडेंट होना बताइए, बट उनका कंपैरिजन शहरी माहौल के साथ बिल्कुल नहीं करना। उनको उनमें ये भावना जगानी कि तुम जहाँ हो वहाँ अच्छे हो,
इसी को सुंदर बनाओ, ये बहुत सुंदर है, तुम्हारा जो गांव है बहुत सुंदर है, इसी में खुश रहो और इसको और सुंदर बनाओ। कॉपी करके शहरी माहौल मत बनाओ, वो माहौल कोई बहुत सुंदर नहीं है, वो तस्वीरों में सुंदर है बट हकीकत में ग्राम ही सुंदर है। और शहर के लोगों को ये बोलना है कि गांव में जाओ, उनसे मिलो, उनसे बातें करो, उनकी स्थिति को समझो और लगे कि हमको कुछ करना है तो उनके लिए करो। कंपैरिजन मत करो, वहां रह के वो कैसे आगे बढ़े वो उनको सिखाना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक Thank you, माधुरी। आपकी धार्मिक मान्यता भी कुछ रहती होगी, तो क्या डेली कुछ आप आरती या कोई मंत्र का जाप करते हैं क्या? जैसे जन्म से ऐसा हम तो लोग नहीं जैन करते। हम लोग हाँ। जैन्स है तो हमारे में नौकार मंत्र होता है, आखिरी में तो मैं नौकार मंत्र आखिरी की में माला नौकार करती मंत्र हूँ। करके, हाँ आपको याद है? हाँ, नौकार मंत्र तो करती हूँ ना हाँ, तो रोज आप सुबह। आखिरी में नौकार मंत्र करके फिर इसको बंद कर रहे हैं। नमस्ते। तो मैं उससे पहले एक लाइन बोल देती हूँ। धर्म में, सब धर्म में बिलीव करती हूँ मैं, मंदिरों में और में, बट मैं जैसे जैन हूँ इसलिए मैं जैन धर्म की माला जरूर फेरती हूँ, लेकिन मैं किसी को ये अंधविश्वास करने के लिए नहीं बोलती हूँ कि भगवान बहुत अच्छी भगवान, बात। अरे बस ये जरूर बोलूंगी बहुत अच्छी कि बात। इससे अच्छा है कि आप दान करो, लोगों की सेवा करो, उनके दुख दर्द को समझो, वो सबसे बड़ा धर्म होता है। चलो ठीक। और अब हमारा नौकार मंत्र, हाँ। नमो अर्यंतानंद, नमो सिद्धानंद, नमो आयर्यानंद, नमो उलझानंद, नमो लोहे सब साउनंद, ऐसो पंच नमो कारो सब पाप प्रणाशनो, मंगलानंद च सबे सिंह पढ़ मंगल